हमारा अनुभव जो पुराने हैं उनका काफी है, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल। तो उन्होंने समन संघ को समझा, और समन संघ के कंसेप्ट, गोल्डन रूल, नियम, बहुत सारी चीजें जो यहाँ तर्क वितर्क और हाउस के माध्यम से जो नियम बने उनको एडॉप्ट किया है और धारण किया है। तो जिन्होंने अच्छी नीयत से इसमें लगे हुए यहाँ बने रहे हैं, और जो धारण नहीं किया या कर नहीं पाए या समय नहीं दिया या जो भी रीजन रहा हो, बहुत सारे, तो कुछ लोग नहीं रहे, और बाकी यहाँ जुड़ने जोड़ने की प्रक्रिया में है और भी जुड़ते रहेंगे। तो समन संघ के सबसे पहली बात है कि यही आती है नए लोगों के लिए सीधी सीधी की समन संघ क्या है। तो हम जब शुरू में जो बात करते थे वो कैसे करते थे, कई बार बताना होता था या कंसेप्ट या कुछ भी, तो जैसे मैंने अपनी तरह से उस टाइम काफी पॉइंट्स लिखते रहते थे हम। और जो नए साथी हैं अभी उन्हें भी ऐसा करना होता है, करना चाहिए, कि उनके लिए जो इसकी छोटी छोटी बातें हैं वो बड़ी है भी बड़ी, ऐसा लगता है छोटी है। हम कभी इस पे बात करते कि समन संघ एक ऐसी संकल्पना है जिसके तहत सभी लोग इकट्ठा रहते हैं, बराबरी, समता और भाईचारे में सुखपूर्वक रह सकते हैं, ऐसी संकल्पना है। इतनी सी डेफिनेशन सम मान लेते थे, और भी अलग अलग, सब कोई अपनी अपनी समता में रहने वाले लोगों का समूह। तो ऐसे लोगों का जो समूह समता में रमन करते हो, जो हमेशा जो एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ है, इक्वलिटी का, बराबरी का, कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पे हमारे महापुरुषों ने खूब समय समय पे ये सब बातें, इमेजिनेशन जो उनकी थी, जो चाहते थे। तो संकल्पना ये वही है समन संघ की। आज अगर हम बात करें तो इसके इस शब्दावली या समन और समन संघ, इसमें बहुत सारी विस्तार पूर्वक व्याख्याएं इतनी विस्तृत हो गई है, काफी समय इसी पे कई तरह की जो डेफिनेशन या व्याख्या हम करते रहते हैं। समन का मतलब क्या है, तो इनिशियली ये मतलब जो आज हम समझ रहे हैं कि समन एक पहचान है, ये शुरू में ऐसा नहीं था कि समन लोगों का, अभी हम बीच बीच में बात करते भी, समन मतलब समता में रहने वाले लोग। समनों में कौन कौन आते हैं, तो बात करते हैं CST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी। फिर इसमें अगर कितने लोग हैं, 85% लोग हैं, बहुजन है, मूल निवासी है, बहुत सारी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, बताते हैं लोगों को जब फील्ड में जाते हैं। तो जो जैसे समझ पाता है, जो जिस तरह की माहौल हो या जो लोग हों, वो किस तरह से समझ आए, या हमें जो जिस तरह से समझ आए, दोनों तरह की बातें हैं। तो अगर हम 85-90% लोग समण है ये बात करते हैं, तो हम उसको विस्तृत विस्तार की बात करते हैं तो बहुत सारे तरह के लोग हैं यहाँ पे। 85% 90% लोग हैं, तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, और बड़ा छोटा अधिकारी, कर्मचारी, किसान, तो सब तरह की जो हम बात करें तो सारे हैं उसमें। लेकिन समण को कितना समझ रहे हैं, समण संघ को कितना समझ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हम तो समण समझ गए जो यहाँ है, पता नहीं कितना समझे हैं, उसमें भी शायद हो सकता है भी कमी हो। हमने अपने आप को कितना समण बनाया है, समता में रहने वाले लोग और समण पहचान, ये दोनों चीजें होगी। हमने अपनी एक तो पहचान समण रखकर बना ली, लेकिन समता में नहीं आए तो भी कोई फायदा नहीं। मन को इक्वलिटी में नहीं किया, जैसे बार बार कई बार बात होती है कि सूरज, चांद, सितारे, जो प्रकृति है वो कोई भेदभाव नहीं करती, तो उसकी नेचर है, उसका गुण है। तो क्या हमने अपने गुण को, अपनी नेचर को ऐसा बना लिया क्या, या उस बनाने की प्रक्रिया में है? तो ये आज 4 साल हो गए अगर समझते रहते हैं, तो ये एक इस तरह का भाव, इस तरह अंदर पैदा करना, अपने गुण को इस तरह से बनाकर आगे लगे, इस तरह की जो हम काम प्रक्रिया को अपनाते रहे। अभी 1 तारीख को हाउस में एक एजेंडा आया था
क्योंकि समण संघ में तो सारे आते ही हैं जब, तो उसमें इंटेलेक्चुअल भी है, उसमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, लीडर्स है, राजनेता है, संगठन के नेता है, किसान है, सैनिक है, कर्मचारी, सब तरह के जब आ ही रहे हैं तो वो भी तो समण तो है। लेकिन समता में रमन समण समता को अपनाने की प्रक्रिया में नहीं है, और हम उस प्रक्रिया में हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम उस एजेंडे में उस दिन की बात करें तो कुछ ऐसा फील हुआ कि अभी हम खुद समन्वय में नहीं आए हैं, हम समन नहीं बने हैं, समन समता को अडॉप्ट नहीं किया, इक्वलिटी हमारे अंदर बसी नहीं है इतनी। अदरवाइज तो हमें चाहे किसी से अप्रोच करना पड़े, किसी से बात करनी पड़े, समन बनाने के लिए, समन संघ को बढ़ाने के लिए, या समतावाद बढ़ाने के लिए, या समन पहचान बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें हैं। समन पहचान अलग बात है, समतावाद अलग बात है, लेकिन दोनों इकट्ठी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या उसका कोई बात हुई तो ऐसा लगा कि हम खुद उसमें ये बातें भी आई, जैसे वीआईपी कल्चर, या इसकी जो इक्वलिटी के एंड्स भी हैं, जैसे इक्वलिटी तो क्या कहेंगे, मतलब जो हमारी सोच के एंड्स है कि इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स और सुपीरियर कम्प्लेक्स, इक्वलिटी के एंड्स है ये। कोई अपने आप को ज्यादा इंफीरियर खुद ही समझता है, कोई अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझता है, कोई अपने आप को इक्वलिटी में रखता है। तो हमें उन सबको ही समन संग समझाना है, तो उसके तरीके भी है। अब अगर हमारे अंदर ये चेंज नहीं है, हम चेंज नहीं है, तो हमें पहले खुद को चेंज करना है, और उसके बाद हम समझ पाएंगे कि हमें उनसे कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, क्यों करनी है, क्या जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है। उसमें जो इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी वर्ग की बात की है, तो बाबा साहब की एक बहुत एनालिसिस ऑफ कास्ट में बहुत ही अच्छी तरह जो बताया है कि जो उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि एक महान पुरुष जो है वो इतिहास का निर्माता होता है। क्योंकि महान पुरुष जो है अपने आप को कभी नहीं सोचता हो, अदरवाइज तो महान ही नहीं है। लेकिन जब वो काम करता है अपनी नियत से, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो बाद में वो महान हो जाता है। हम लोगों के लिए, जो बाद के लोग हैं, वो उसका आकलन करते हैं सब कुछ करके, फिर वो उसको महान बताते हैं। कोई बुद्ध हो जाता है तो बुद्ध बुद्ध अपने आप में हो सकता है, उन्हें ना पता हो। तो ये सब चीजें, तो उन्होंने कहा कि निर्माता होता है, लेकिन जो महान होता है वो, उसे स्वीकार करना पड़ता है, स्वीकार करता है वो कि प्रत्येक देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सबसे प्रभावशाली वर्ग होता है, चाहे वो शासक वर्ग नहीं होता। शासन व्यवस्था में जो शासकीय सिस्टम है, शासक ही कहें, नेता की वो नहीं होता, पर वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो दूरदर्शी होता है और सलाह दे सकता है, नेतृत्व प्रदान कर सकता है जब भी जरूरत पड़े, तो अच्छा नेतृत्व। किसी भी देश की जो जनता है, जिसको हम बार बार आम जनता, या हम जैसे अभी जुड़ने जोड़ने की बात करते हैं, गांव में जाना, ये जाना, तो वो आम जनता है, वो फॉलोअर होती है, वो ज्यादा विचारशील या क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती है। तो वो ज्यादा, मैक्सिमम जो अधिकांश परसेंटेज है वो ऐसे लोगों की ही होती है। इसको हम बल्कि इवन 85-90% तक ही कह सकते हैं। तो चिंतनशील रोनी होती, जो प्रभावशाली या बुद्धिजीवी वर्ग होता है उसको फॉलो कर लेती है वो आराम से। गांव में आप कुछ लोग जाएंगे तो ठीक से बात समझाएंगे, और उनके मन में ये एक भावना आ जाए कि ये जो है ज्यादा जानकार है और हमारे हित की बात करता है, तो उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग प्राय जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अनुकरणीय होता है, उनका अनुकरण करती है वो जनता। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि किसी भी देश का जो भविष्य है वो बुद्धिजीवी वर्ग पर ही निर्भर करता है। अगर बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और अच्छी सोच के साथ हो, समाज के साथ
के बारे में सोचता हो तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वो जब भी संकट की घड़ी आएगी तो वो उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग है, भला हो सकता है पर वो धूर्त भी हो सकता है। तो आज की अगर हम परिस्थिति देखें तो आज हमारी हालत देश में कैसी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग कैसा बना हुआ है हम समझ सकते हैं। तो जो उच्च विचारों वाला अच्छा एक ग्रुप होगा तो अच्छा जो है समाज के प्रति अच्छे भाव होंगे, अच्छा उसको नेतृत्व देगा। और जो फॉलोअर जो बात करते हैं, जो उसके भोलेपन की ज्यादातर बात करते हैं कि भोली भाली जनता, तो उनका वो फायदा नहीं उठाएगा। लेकिन आज जो हालत है हमारे नेता शासक वर्ग या जो भी है इस तरह के पॉलिटिकली कह सकते हैं या सत्ताएं हैं, तो कैसे वो हमारे आम लोगों की भोलेपन का कैसे फायदा उठा रही है वो हम समझ सकते हैं। उसमें हम भी दोषी हैं। तो जो पद भ्रष्ट लोगों को का ग्रुप भी हो सकता है वो बुद्धिजीवी वर्ग, धोखेबाजों का ग्रुप, या हम कुछ भी संकीर्ण विचारधारा वाला वो हो सकता है। तो हमें जब तक ऐसे लोगों तक जाएंगे नहीं, जैसे हम गांव की ओर जाना है, गांव के लोगों को समझाना है। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है सही हो सकता हो, लेकिन अगर पता ही ना हो सकता है ऐसे माहौल में अभी वो गया ना हो, समझ ना हो। बुद्धिजीवी वर्ग एक्सपर्ट होता है बहुत सारी, हमारी कह सकते हैं कि इससे फायदा होता है क्योंकि समाज में बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारा काम है लीड करने का, है किसी डिपार्टमेंट का है तो डॉक्टर इंजीनियर आईएएस प्रोफेसर शिक्षाविद इतने सारे हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग हैं। लेकिन वो अपने स्वार्थ अपने उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और उनको कोई इस तरह की जो हमारी कल्चर है या सोच है विचारधारा है इससे वो अनभिज्ञ है। तो जब तक हम उनको इन बातों में इनको बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, हो सकता है समझाने से उनमें आधे से ज्यादा जो है तो बुद्धिजीवी वो सही ग्रुप में आ जाए और अच्छा काम करने के लिए। और हमें सबको पता है कि हमारे जो बुद्धिजीवी है जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं है क्या, ठीक है उसके पास टाइम नहीं है कि आम लोगों की तरह वो बहुत सारा टाइम लगा पाए, क्योंकि वो हमारे लिए तो काम कर रहा है वैसे। तो अगर वो समन संघ को समनवाद को समझ जाता है तो समन समाज के लिए अच्छी तरह काम करेगा। इसी तरह मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के बाद इंजीनियर है या एडवोकेट है, वो आज नहीं है ऐसा, लेकिन अगर उसको समझाया जाए कुछ तो हो सकता है उस वर्ग में से या कुछ लोगों को जिनको हम अप्रोच करें, कुछ लोग समन समाज के लिए काम करेंगे, समतावाद उन्हें समझ आ जाएगी और अपना स्वार्थ छोड़ के वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महापुरुषों ने जैसे बाबा साहब ने कहा, तो इस बात पे हमें ध्यान देना है, उन लोगों तक सब तक जाना है। तो जो सबसे ज्यादा जिसको हम कहते हैं इंफीरियर और सबसे ज्यादा सुपीरियर है, इनको हम खुद ऐसा ना माने अपने मन से भी, हाँ पता नहीं कितना देर से हम बात करते भी यहाँ पद प्रतिष्ठा मंच माला, कभी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पद प्रतिष्ठा है उनका हम कोई ऐसा कुछ करने जा रहे हैं समन संघ में। जब हम संघ हमारे अंदर खुद में समतावाद है तो ऐसी बात हम सोचेंगे नहीं। हम तो हमें तो 85% लोगों तक अप्रोच करना है, सबको करना है, सबको करना है तो उन्हें भी करना है। और हो सकता है उनकी एक्सपर्टाइज या उनका ज्ञान या उसको हमें यूटिलाइज करना है, तो कई बार हमें उनकी कुछ सहन करनी भी पड़ सकती है किसी तरह की चीजें। कोई हाँ टाइम नहीं है, कोई कुछ कहेगा, उसको हम हमारे समझने पे है कि हम उसको कहें कि ये ईगो है, इसमें घमंड है, ये नहीं कर, अरे नहीं भाई जरूरी नहीं है, हो सकता हो भी हो पर ना भी हो। तो हमें उस तक अप्रोच करके समण समाज को, समण संघ को फायदा करवाना है उनसे, उनको ठीक लाइन पे लाके। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, तो कैसे ये हो पाएगा। तो इसीलिए हमारे अंदर खुद की ये थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए कि कैसे हम कहाँ तक अप्रोच करें। अब बाबा साहब ने सब कुछ बातें कही है। अभी हमारा जैसे 18 मार्च आ रहा है, उसी से लिंक चीजें हैं। मैं बात तो थोड़ी करना चाह रहा था कि बार बार हम एक कोटेशन बाबा साहब की या उनके भाषण का पार्ट को बहुत ज्यादा
कोट करते हैं, बताते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो इस बात को, सिर्फ इसी को, जितने संगठन है और बाकी सारे इस बात को, या हम लोग भी इस बात को ज्यादा प्रचार करते हैं। उन्होंने शासकीय वर्ग कर्मचारियों से के उसी भाषण में बोला था कि हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है, शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर चले गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा, मतलब जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज की सेवा करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने महसूस किया है या देख रहा हूं कि ये छोटे बड़े कलरकों के भीड़। अब इसको ना उन्होंने भाषा समझने की है, छोटे बड़े कलरकों, जो ब्यूरोक्रेट्स को भी आजकल, मतलब कलरक जो भी है उनको बड़े बाबू, बड़े कलरक की बात करते हैं। हालांकि बहुत सम्मानीय उनका रहता है, लेकिन जब किसी को इस तरह की भाव अंदर हो तो इस तरह की भाषा यूज करते हैं, जो आजकल करते हैं। तो बड़े कलरकों की भीड़ एकत्रित हो गई, जो अपने पेट भरने में व्यस्त है। ये जो शासकीय सेवा में नियोजित है, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए। तभी समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। और एक वह बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, संपूर्ण समाज की उस पर आशाएं टिकी होती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। कहने का मतलब है, जो शिक्षित वर्ग हो गया, जो बुद्धिजीवी वर्ग हो गया, जो पढ़ लिख गया है, उसको अपने बाकी भाइयों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी हेल्प करें, सपोर्ट करें। और समाज को, जो बात करते हैं कि 20वां हिस्सा 5%, तो समाज की उत्थान के लिए लगाएं। अब संगठन क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई ये 5% तो बाबा साहब ने कहा, वो हमें तुम पर्ची कटवा लो, दान दे दो, या जो है चंदा दे दो। अब वो क्या करते हैं, क्या उसका ये तो पता नहीं है। समाज के लिए लगाते हैं, खुद के लिए लगाते हैं। तो इसलिए समन संघ का जो नियम भी है दूसरा, कि चंदा कभी नहीं। और उसी भाषण में अभी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि उन्होंने सबके लिए कहा था। ये बात हम बार बार एक ही बात के पे ज्यादा है। उन्होंने पूरे जो हमारा आम लोग वहां थे, उस भीड़ को भी बोला था कि पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों को मैं राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। तुम्हें संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलाया है, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान कराए हैं। आज हम प्रगति कर सकते हैं। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष को, जो उनका संघर्ष था, उसको जारी रखेंगे। इसी उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि खून बहाने के लिए बिना कुर्बानी दिए कुछ हासिल नहीं होता। तो वहां जो भीड़ थी, जो लोग थे इकट्ठा हुए, उनको सीधा सीधा उन्होंने बात की। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम, कहाँ इकट्ठा होके संघर्ष कर रहे हैं, हम तो टुकड़ों टुकड़ों में संघर्ष कर रहे हैं। तो कैसे, अब सारी बातें क्लियर है लेकिन ये बताते नहीं है ये लोग, वो करते ही नहीं है, तो क्यों बताएंगे, इन चीजों का जिक्र क्यों करेंगे। नेताओं के लिए उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी जो भी झोंपड़ी है उसको आग लगाकर नहीं। तो क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देगा, तो उस समय तुम कहाँ जाओगे। और यदि तुम अपने आप को बेचना ही चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह से संगठन या जो भी वो सिस्टम है उसको बर्बाद करने की कीमत पर ना बेचो। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। तो ये उन नेताओं से उन्होंने बात की थी, उनके लिए बोला था। फिर उन्होंने भूमिहीन मजदूरों की उनको ज्यादा चिंता थी, क्योंकि उन्हें पता था भूमिहीन है, जमीनें नहीं है, तो उनके जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी गालियां सुनने को मिलती है, उन पर अत्याचार होते हैं। आज भी हालत खराब है, जैसे अपमान का शिकार होते हैं, कैसे कैसे उनके दुर्व्यवहार होते हैं। और उनके लिए उन्होंने कहा कि उत्थान नहीं, कुछ कर नहीं पाया हूं, अभी आगे करेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि ठीक है, और उस टाइम ज्यादा समय बाद में रहे नहीं, अगर रहते तो पता नहीं बहुत कुछ और करते। और उनके और जो समर्थक थे, जो खास, उनके लिए उन्होंने कहा कि
जल्दी मैं बुद्ध की शरण में जाने वाला हूँ, क्योंकि यह धर्म जो है प्रगतिवादी धर्म है, समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित है। और इस धर्म को बहुत सालों से बहुत ज्यादा मेहनत करके या खोज करके खोजा है। और लेकिन उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं आपको बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मैं अंधभक्त नहीं बनाना चाहता किसी को। ठीक है, जो बनना चाहते हैं आए हमारे मेरे साथ और इसकी शरण में आए, अच्छी तमन्ना, तो लेकिन उसको वो धर्म ग्रहण करके उसको दृढ़ विश्वास के साथ है। ये आज की तरह आजकल, फिर मुझे माफ करें, हो सकता है आज जो बार बार सुनते हैं हम, किस तरह से वो उनका बिहेव आचरण है, वो पूरी तरह हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने आम लोगों को कहा कि आप इस पे धारण करें, लेकिन आचरण और सब अपना ठीक से करें। और ये जो खासकर अब बौद्ध भिक्षुओं के लिए विशेष तौर पे उन्होंने ये बहुत ही वो है अच्छी, जो अभी बौद्ध भिक्षु बने हुए हैं, तो उनको भी उन्होंने उस टाइम बोला था कि बौद्ध धर्म एक महान धर्म है और इसके संस्थापक जो है बुद्ध। और उन्होंने खूब इसका प्रचार किया अपनी अच्छाइयों के कारण। और भारत में ये जो बुद्ध धर्म है दूर दूर तक, भारत में नहीं विदेशों से गली कुचों में कहाँ कहाँ फैला है। लेकिन ये 1300 ईस्वी के बाद, 1293 उन्होंने लिखा है उसमें, ईस्वी चलो 1300 ईस्वी के बाद ये विलुप्त हो गया। और इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक बहुत अहम कारण है कि बहुत भिक्षु विलासितापूर्ण जीवन जीने का आदी हो गए। और धर्म प्रचार हेतु जो साथ स्थान स्थान पे उनको आचारिका करनी होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं, करते रहते हैं, तो वो उसके बजाय बिहारों में आराम करने लगे। और राजा रजवाड़े थे, उनकी चाटुकारिता प्रशंसा में किताबें तक लिखने लग गए। तो इस ये हालत हुई है। आज भी बहुत कुछ वैसे ही चल रहा है। अपने जो है बौद्ध विहार खुद बना रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, संगठन की तरह काम कर रहे हैं, पैसा चंदा अकाउंट खोल रहे हैं, घूमते फिरते हैं इधर अपने उसमें हवाई जहाजों में। जो कामचारिका का या समाज को जाके पढ़ाना वो नहीं कर रहे, ना अपने आचरण में ऐसा कुछ कर रहे जो आदर्श भिक्षु के जो नियम है, जैसे 211 और 327 नियम है, भिक्षुणियों के भी नियम है, तो कुछ भी नहीं मान रहे। और बल्कि और ज्यादा बहुत सारे भिक्षुओं की तो बार बार यहाँ भी बात होती है कि वो उनका तो आचरण में ही बहुत गड़बड़ है। ये कहना में हो सकता है कई बार खराब लगे, यहाँ भी साथी बुरा माने। तो ये सब के लिए उन्होंने जो बात की थी, तो भिक्षुओं के लिए भी बहुत संदेश था कि जन साधारण में आप, उन्होंने ये भी आशंका जताई कि ऐसा भिक्षु भिक्षु रहे नहीं है, तो आम लोग हैं उनमें से आशा की थी कि वो धर्म प्रचार के लिए वो लोग आए, तो भी ऐसे भिक्षु उनको दिखाई दिए। इसी तरह उन्होंने अब छात्राओं को बोला था कि वो अच्छी पढ़ाई करें और कलरक्की की बजाय गांव में रहकर अच्छा जीवन, जो भी जीवन व्यतीत करें, और अपने बुजुर्गों की सेवा करें और शोषण और अन्याय जो होता है उसको रोक पाए, उनकी समझ बढ़े। रोजगार तो जैसा है गांव में वैसे है रहेगा, उस टाइम ठीक होगा। तो जो भी वो छात्र छात्राओं को बोला, और उनको जो भविष्य की जो चिंता थी अपनी एजिंग के कारण, उस पर उन्होंने लास्ट में कहा। तो ये जो बात थी उन्होंने बताई। आज के संदर्भ में जो समन संघ जो बात कर रहा है, वो जो समाज को बात करने की समझाने की प्रयास में है, लेकिन जो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग, जिसकी फिर वही बात आ रही है, जो मानने समझने को तैयार नहीं, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं छोटे छोटे जो हमारे नियम जस्ट बताता हूँ कि हम कैसे काम करते थे। तो उस टाइम कैसे नियमों को हम बताते थे, समझते थे, और कैसे लिख लिख के अपने पास भी रखते थे। मैंने ये पेज बाय चांस मेरे सामने आ गया आज। तो समन संघ क्या है वो मैंने बताया था। उसके बाद आगे की जो बाबा साहब की बुद्धिजीवी की बात की है, तो सारे समण हैं हम, समनों में सब आते हैं। तो हमें सबको उन्हीं का संग है, और उसमें वैचारिक परिवर्तन होते होते वो अच्छा समतावादी जब समाज होगा, तो संघ जो है ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा बनेगा। सुख सुविधा और जो हमारी जो अधिकार है उनको हम बचा पाएंगे। आचरण में रहेंगे तो बचा पाएंगे, नहीं तो आजकल जो हालत है, कोई भी
बाद में उनके साथ कैसे होता है अगर आचरण में ना हो, तो हो सकता है अभी तो हमें कोई न कोई आगे बढ़ाए, लेकिन एकदम आगे ले जाके फिर कोई न कोई ऐसा निकालेंगे कि इनका तो ये केस था। तो ऐसे ही चल रहा है आजकल, और बहुत हालत खराब है। तो छोटे छोटे प्रश्न नियम होते थे भी, समन संघ कब से है, पुराना है या नई संकल्पना है, तो हम जैसे उस टाइम बात करते थे कि ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है, बुद्ध से भी पहले अस्तित्व में था, वही संघ है, समन संघ है। और बुद्ध ने इसी संघ को, जो समन संघ है, उसको और मजबूत किया। उनको भिक्खु भिक्खुनी संघ जो टीचर थे, उनको आगे भेज के, और आचरण पांचशील अष्टशील जो है, तो ये सब उन्होंने बता के लोगों को समझा के, उससे क्या है, समण संघ में और मजबूती आई। क्योंकि आचरण जब होता है, आचरण के लोग हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, उनमें वो दृढ़ संकल्प होते हैं और अच्छा माहौल रहता है। फिर उस टाइम भी ये बात आज भी पूछते होंगे नहीं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत आज हम समझ रहे हैं कि दिनों दिन हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान की जो हालत है वो खराब होती जा रही है। कोई उसकी, जो हमारे महापुरुषों ने जो सोचा था और इतना संघर्ष किया, क्या उनके अनुरूप ये सब चला रहे हैं? तो नहीं चला रहे, तो इसलिए इसकी जरूरत तो है। और इसका उद्देश्य है, बार बार पूछते हैं कि जुड़ना जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। तो जुड़ने जोड़ने के काम में बहुत गहराई है। हम सोचते हैं कि जुड़ना, कोई एक जगह इकट्ठा होना, जुड़ना मतलब हम तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक हम आचरण, हमारी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे। बुराइयां छोड़ेंगे तो हम नेचुरल प्रकृति के हिसाब से जैसे जैसे उधर बढ़ते जाएंगे, तो हमारे अंदर अपने आप ही जुड़ाव होगा। तो इसमें ये गहराई है। तो इसको जोड़ने के लिए जो बाधाएं हैं, हमारी स्वार्थ, लोभ, लालच, अहंकार, प्रतिष्ठा की चाह है, नशा, प्रसिद्धि, जो नेतागिरी, जो बहुत सारी ये छोटी छोटी, हमें लगता नहीं है कि ये सारी सामाजिक बुराइयां हैं, ये हमारे इस जुड़ने जोड़ने में मुख्य बाधाएं हैं। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए और इनसे दूर होना चाहिए हमें। और लोगों को हम बात करें तो यही चीजें हैं सारी, जो बताएं उनको, जो ये क्यों हमारी हालत खराब है, क्यों हम इकट्ठा नहीं रह पाते हैं। इसको समाप्त करने के लिए अगर हम मोटा मोटा बात करें तो धम ही है, और धम की हमारे लिए पांच सीलें बहुत है, हम उनका पालन करने की तरफ बढ़े, कोशिश करते रहें। एक ही दिन में नहीं होता सारी चीजें, पर हमारी नीयत ठीक हो तो सब कुछ हो जाता है। टाइम लग जाता है। हम रोज यहाँ 2.5 घंटे विपස්සना करते हैं, तो हमारे, अगर इस ऐसे माहौल में रहते हैं तो हमारा मन बदलता है। कोई सोचता है कि हम क्या करेंगे यहाँ बैठ के, जुड़ने या जुड़ने जुड़ने, यहाँ 2.5 घंटे ऐसे माहौल में रहते हैं ना, तो इससे हमारा मन, एक बदलाव होता है रोज कुछ न कुछ। ऐसे छोटे छोटे नियम और भी बनते रहते थे ये, कि समन संघ सभी को बराबर मानता है, बराबरी का व्यवहार करता है, जिसकी अभी हम समतावाद की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ कोई जाति धर्म या किसी, मतलब बहुत तरह के जो भेदभाव है ना, वो कोई भी यहाँ प्रैक्टिस नहीं होते, तो हमारे मन से वो ठीक करनी है। कोई जाति धर्म या पद या कोई किसी तरह का उस आधार पे कोई भेदभाव होता ही नहीं। नहीं होता तो हमारे मन में है वो इक्वलिटी। समन संघ पैसे इकट्ठे नहीं करता, ये बात बताते थे, भी चंदा पर्ची खर्ची बंद, और इसका कभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इसने, इसका अकाउंट ही नहीं है, ना इसका अकाउंट खुलेगा, तो पैसे का कोई इश्यू ही नहीं है। इसी तरह कोई संगठन या पार्टी पैसे की बात करता था, उसको हम जैसे बताते थे भी चंदा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब। तो ऐसा नियम फिर जो है, समन संघ के हर सदस्य अपना खर्चा खुद, स्वाभिमानी बनते हैं हम। तो ये दूसरी सील है ना, चोरी नहीं करने वाली, ये सील बहुत ही पालना होती है इसे। अगर हम स्वाभिमानी हैं, अपना खर्चा खुद वहन करते हैं, तो हम किसी तरह की अदिन न दाना वाली बात हमारे मन में नहीं आती। दूसरा नियम, दूसरा सील है, वो फॉलो होता है। और मीटिंग के जैसे आज भी बात करते हैं, तभी ये बात तरीके बताते थे कि हम नीचे बैठेंगे तो सभी नीचे बैठेंगे, और कुर्सी पे बैठेंगे तो सभी कुर्सी पे, और कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी का खर्चा भी खुद ही देना, वो भी वहन करना खुद, ताकि वही स्वाभिमान वाली बात हो। बार बार ये चीजें उस टाइम भी बताई जाती थी। और जो नए साथी हैं उनके लिए, और आके बात करते हैं तो नेचुरली वो, उनको बहुत आगे की बातें बताने से फायदा नहीं है। इसलिए संघ, समन संघ का कंसेप्ट है, इसमें ये छोटी छोटी बातें जो है ये बहुत अहम है। ये बताने से, नए बंदों को यही बतानी होती है, नए उसको,
इसमें पद प्रतिष्ठा मंचमाला जैसे नहीं है, वो पांचवा नियम है, बड़ा एक विस्तृत है। और संघ में यात्रा का या कहीं जाते हैं तो खर्चा हमें इक्वली डिवाइड करना होता है। तो वो भी बहुत स्वाभिमान का वो है कि जिसकी गाड़ी है तो उसको वो पैसे जितने हैं वो शेयर करने हैं, तो उसको अगर साथी है उनसे बात उनको बोलना है कि भाई इतना खर्चा हुआ, ये शेयर है। और कई बार गाड़ी वाला सोचे भी चलो कोई बात नहीं है, वो भी नहीं रहने देना चाहिए, जो बाकी साथी है नहीं भाई बताओ कितना खर्चा है और ये लो पैसे, उसी टाइम खत्म हिसाब। नहीं तो फिर उसका भी कहीं ना कहीं मन में बातें आती है कि एक एहसान मंद होना या एहसान जताना, दोनों चीजें आ जाती है। तो वो होना ही नहीं चाहिए मन में, उसी टाइम हमारा ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह ये नियम था, कहीं कहीं रुकते हैं तो हम अपने संगी भाई के वहां रुकने की कोशिश करें, कोई है तो उससे क्या है, कई चीजें फायदे होते हैं कि हम संग की बात करेंगे और संग जाएगा, एक हमारा पैसा भी बाहर नहीं जाएगा, ज्यादा खर्च नहीं होगा क्योंकि हमारे होटल तो है नहीं कहीं। तो उसमें हमारा ये नियम भी था कि आप जहाँ रुके वहाँ लिफाफे में बंद करके कुछ जो है पैसे रख सकते हैं, वो बुरा भी ना माने। और नहीं तो बार बार किसी के पास जाएंगे तो उसका खर्चा होगा, तो कैसे हम संघ को बढ़ाएंगे। तो इस तरह ये छोटे छोटे नियम उस टाइम बताते थे, उसको नोट करके रख लेते थे। तो संघ राजनीति में नहीं जाएगा, कोई पार्टी नहीं बनाएगा, लेकिन संघ का सदस्य पार्टी या कहीं जा सकता है। तो ये नियम भी उस टाइम था, बाद में धीरे धीरे वो एक्सप्लेन किया गया और थोड़ा विस्तार किया गया, उसमें डिस्कशन तर्क वितर्क से क्या चीजें हैं। संघ में महिला को बहन जी, पुरुष को सर कहकर संबोधित, इस नियम पे भी खूब बातें हुई, चर्चाएं हुई। तो इस नियम से तीसरा सील को हम बहुत ही अच्छी तरह से अपने आचरण में ला सकते हैं। तो आज इतना ही मेरा संघ का जो समर संघ का कंसेप्ट जो बताया, और मेरे को जो संघ ने आदेश दिया और समझा, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इसमें मैंने किसी का हर्ट किया, कुछ गलती हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि।